स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों। क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़ जाएँ दोस्तों। इसका पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय है 12 प्रकाशिकी, और इसका पार्ट ए हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया है। आज इसका आगे का भाग देखेंगे दोस्तों। तो ये प्रकाशिकी चैप्टर जो है किस किस स्रोत से लेकर बनाया गया है देखते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 11 प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन, एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 15 प्रकाश, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 16 प्रकाश, और एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी। इन तमाम स्रोत से लेकर दोस्तों ये चैप्टर अध्याय बनाया गया है प्रकाशिकी। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस स्थिति में उसके पथ में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी जब आसान माध्यम से जो है जटिल माध्यम में जाएगा तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि सघन यानी जटिल से जो है आसानी की तरफ जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, जब कोई भी प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। यानी वायु जो है, वायु क्या है, विरल माध्यम है, जबकि कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है दोस्तों कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण जो बन रहा है आर, ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है दोस्तों। और आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो है चेंज हो जा रहा है दोस्तों, अपने अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। ये जो बीच वाला देख रहे हैं ये अभिलंब है। इसी रूप में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, अपवर्तित किरण के रूप में जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कांच का स्लैब, कांच की स्लैब एक ओर से आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात जब दूसरी ओर से बाहर निकलती है तो यह आपतित किरणें समानांतर हो जाती है। ऐसा किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम तथा पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के कारण होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से फिगर में दिखाया गया है कि जब ये प्रकाश की किरण वायु में है, अर्थात विरल माध्यम में, वायु से जब कांच में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में हो जाती है, और जब विरल से सघन में आती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। परंतु पुनः कांच से जब वायु में जाती है यानी सघन से विरल में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि प्रकाश की किरण कांच की स्लैब पर अभिलंबवत आपतित होती है तो प्रकाश की किरण पृथक्कारी तल पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यानी प्रकाश का किरण जब कांच के स्लैब पर अभिलंबित होगा यानी अभिलंब के रूप में आपतित होगा तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि प्रकाश का किरण पृथक्कारी तल पर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। यानी अभिलंब के रूप में, यानी इस तरीके से सिला है अगर कांच का, तो इससे अगर सीधी रेखा में गमन करती है तो उस स्थिति में जो है उस किरण का विचलन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, अपवर्तन का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है दोस्तों, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन
का नियम भी कहते हैं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो तो इस स्थिति में दोस्तों साइन आई बटे साइन आर बराबर एक स्थिरांक होता है। यही स्नेल का नियम भी है दोस्तों। आगे देखते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं तथा इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यदि प्रथम माध्यम 1 से प्रदर्शित किया जाता है तो द्वितीय माध्यम 2 से प्रदर्शित किया जाता है। जब द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी 1u2 से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए 1u2 यानी द्वितीय माध्यम से यानी द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1u2 बराबर u2 बटे u1 होगा, जहां दोस्तों साइन आई बटे साइन आर इंडिकेट करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है तब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। यानी प्रथम माध्यम में अगर निर्वात या वायु रहेगा तो उस स्थिति में द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी n निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल यानी c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी v के अनुपात के बराबर होता है। यानी इस रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों, n बराबर c बटे v होता है, जहां n जो है माध्यम का अपवर्तनांक है, c जो है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल है, जबकि v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल को इंडिकेट करता है। माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। यानी माध्यम का जो अपवर्तनांक है दोस्तों, माध्यम की प्रकृति और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन राशि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अपवर्तनांक कैसा राशि है, तो मात्रक विहीन राशि है। यानी मात्रक विहीन अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण निम्नलिखित हैं। अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों पर का घनत्व बदलता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है। चंद्रमा तारों की अपेक्षा आंख पर बड़ा कोण बनाता है, अतः यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है, अपवर्तन के कारण जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। परंतु पूछा जाता है दोस्तों कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु चांद क्यों नहीं टिमटिमाता है, तो इसका स्पष्ट कारण यह है कि चंद्रमा तारों की अपेक्षा आंख पर बड़ा कोण बनाते हैं, अतः ये टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम होता जाता है तथा प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सूर्यास्त होने के पश्चात भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ही ऐसा होता है। दोस्तों, धरातल के समीप की वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यह घटता जाता है। इसी कारण सूर्य, तारे तथा आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान अपनी स्थिति, वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये भी घटना किसके वजह से होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो क्रांतिक कोण क्या है दोस्तों, कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है, तो सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक
कोण पर आपतित होती है तो यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से वापस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों, कि यदि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से वापस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग। तो क्या क्या प्रयोग है देखते हैं दोस्तों। कांच में पड़ी दरारों का चमकना। जब दरवाजे अथवा खिड़की में लगा कांच चटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती है तथा इन दरारों में वायु की पतली परत बन जाती है। ये दरारें चमकीली दिखाई देने लगती है। इसका कारण यह है कि इन दरारों पर पड़ने वाली टेढ़ा प्रकाश वायु की परत में ना जाकर कांच तथा वायु की पृथककारी पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित हो जाता है तथा प्रेक्षक की आंख पर पहुंचता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हीरे का चमकदार दिखाई देना। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.42 तथा हीरे वायु का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतरी तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है तथा जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है तब प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ दिशाओं में हीरे से बाहर आ पाता है। अतः इन विशेष दिशाओं में दिखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना। जब पेपर वेट में वायु का बुलबुला उपस्थित होता है तो कांच से होकर आने वाले प्रकाश बुलबुले तथा कांच के पृथककारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा पेपर वेट में उपस्थित वायु का बुलबुला चमकदार दिखाई देता है। आगे देखते हैं दोस्तों, रेगिस्तान में मरीचिका। तो रेगिस्तान में मरीचिका किस तरीके से बनता है देखते हैं दोस्तों। सामान्यतः रेगिस्तान में विचरण करने वाले यात्रियों को गर्मी के दिनों में कभी कभी कुछ दूरी पर लहराते हुए जलाशय अथवा दूरस्थ वस्तु या पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब जल में सदृश्य दिखाई पड़ते हैं। इस दृष्टि भ्रम को मरीचिका कहते हैं। तो मरीचिका समझ में आ गया दोस्तों कि क्या होता है कि कभी कदार रेगिस्तान में जो विचरण करते हैं यात्री गर्मी के दिनों में, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि कुछ दूरी पर लहराते हुए जलाशय दिखते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, जो कि एक दृष्टि भ्रम है, वो मरीचिका के कारण होता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि मरीचिका का जो घटना है वो किसके वजह से होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। गर्मी के दिनों में रेत के अधिक गर्म होने के कारण रेत अथवा सतह के निकट की वायु अधिक गर्म होकर विरल हो जाती है तथा ऊपर की वायु अपेक्षाकृत ठंडी होने के कारण सघन होती है। अतः जब किसी पेड़ से आता हुआ प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर होती जाती है और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा प्रकाश किरण वापस ऊपर लौट जाती है। क्योंकि ऊपर वाली परतें अधिकाधिक सघन है अतः ऊपर उठती हुई किरण अभिलंब की ओर रुक जाती है और दूरस्थ प्रेक्षक के लिए प्रकाश भूमि पृष्ठ के नीचे आता हुआ प्रतीत होता है। अतः प्रेक्षक यह मान लेता है कि यह प्रकाश ऊंची वस्तु के समीप जल से भरे किसी तालाब या पोखर से परावर्तित होकर उस तक पहुंच रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से फिगर में देखते हैं। कम होता हुआ अपवर्तनांक है, भूमि के समीप गर्म वायु है और इस रूप में हम लोग देखते हैं तो रेगिस्तान की मरीचिका हम लोगों को दिखाई देती है गहराई में। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर उच्च गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ट्ज तंतुओं से बनाया जाता है। प्रत्येक तंतु में एक क्रोड यानी कोर तथा आवरण यानी क्लेडिंग होता है। क्रोड का अपवर्तनांक आवरण के अपवर्तनांक से अधिक होता है। जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत उचित कोण पर तंतु के एक सिरे पर दिष्ट होता है
तब उसकी लंबाई के अनुदिश बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है तथा अंततः दूसरे सिरे से बाहर निकल आता है। क्योंकि प्रत्येक चरण में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए प्रकाश संकेत की तीव्रता में कोई विशेष हानि नहीं होती है। प्रकाशिक तंतु इस प्रकार बनाए जाते हैं कि एक और आंतरिक पृष्ठ पर परावर्तित होने के पश्चात दूसरे पृष्ठ पर प्रकाशिक क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। यहाँ तक कि तंतु में मुड़ाव होने पर भी प्रकाशिक तंतु के भीतर उसकी लंबाई के अनुदिश सरलतापूर्वक गमन कर सकता है। इस प्रकार एक प्रकाशिक तंतु प्रकाशित पाइप यानी लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर के आंतरिक भागों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं और एंडोस्कोप प्रकाशिक तंतु के आधार पर आधारित प्रणाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एंडोस्कोप किस पर आधारित है, तो प्रकाशिक तंतु पर आधारित प्रणाली है। आगे देखते हैं दोस्तों, लेंस। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। वे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उत्तल लेंस कैसे होते हैं दोस्तों, तो बीच में क्या होते हैं, मोटे, जबकि किनारे पर ये कैसे होते हैं, पतले होते हैं, और इसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस रूप में उत्तल लेंस रहता है, इसका जो ऊपर और नीचे है ये क्या होता है, पतला होता है दोस्तों, जबकि ये बीच वाला भाग जो है मोटा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस रूप में देख सकते हैं ये द्वि उत्तल, समतल उत्तल और उभयोत्तल, ये तीन रूप में जो है बांटा गया है उत्तल लेंस को। आगे देखते हैं दोस्तों, वे लेंस जो बीच से पतले तथा किनारे पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यानी बीच से पतला हो गया दोस्तों और किनारे पर क्या है, मोटा है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, लेंस के से संबंधित कुछ परिभाषाएं दोस्तों। प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है दोस्तों, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी लेंस जिस गोले का भाग होगा उसी गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे दोस्तों, लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सेस। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष यानी एक्स एक्स डैश से इंडिकेट करते हैं, कहते हैं। द्वारक क्या होता है दोस्तों, कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस अथवा फोकस। लेंस के दो फोकस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेंस के कितने फोकस इंडिकेट करते हैं, दो। प्रथम फोकस f1 तथा द्वितीय फोकस f2 से डिनोट करते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इस तरीके से फिगर से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है तो प्रथम फोकस है दोस्तों, यहाँ प्रकाश की किरण मिल रही है तो द्वितीय फोकस से इंडिकेट करके दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत
जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इस तरीके से फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, अवतल लेंस से ये जो आती हुई प्रतीत होती है यानी आकर बाहर में मिलती है, ये प्रथम फोकस है दोस्तों, और जहां से निकल रही है प्रकाश, ये द्वितीय फोकस के रूप में अवतल लेंस में दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस की दूरी को लेंस का क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इस तरीके से फिगर में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस से वस्तु की दूरी यानी u, प्रतिबिंब की दूरी यानी v तथा फोकस दूरी यानी f के मध्य संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। तो लेंस सूत्र क्या दोस्तों? इसे याद रखना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। जबकि दर्पण सूत्र में क्या होता है दोस्तों? सिर्फ 1/v प्लस यहाँ हो जाता है दोस्तों, वो दर्पण सूत्र होता है, और लेंस सूत्र में क्या लगता है? माइनस लगता है। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आवर्धन पूछा जाता है। तो आवर्धन क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित व अपसरित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता P, फोकस दूरी F के प्रतिलोम के बराबर होती है, अर्थात P बराबर 1/f मीटर में होता है। इसको याद रखना है दोस्तों कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f, f जहां फोकस दूरी को इंडिकेट करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि P1, P2 व P3 क्षमताओं के लेंस परस्पर संपर्क में रखे हो तो उनकी कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 इसी तरीके से चलती रहती है। आगे देखते हैं दोस्तों, लेंसों के उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज घड़ी के छोटे पुर्जे को देखने के लिए करता है। डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है दोस्तों? जो घड़ी ठीक करने वाले हैं वो छोटे पुर्जे को देखने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरे आदि में भी किया जाता है। यानी इस सब में क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे के उचित फोकस दूरी के उत्तल व अवतल लेंसों का भी प्रयोग किया जाता है। इस रूप में उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना देख सकते हैं दोस्तों। यदि वस्तु अनंत पर रहेगी तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? तो द्वितीय फोकस तल पर, और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। और अनंत तथा 2f1 के बीच रहेगा, यानी ये अनंत है दोस्तों, और 2f1 के बीच में अगर वस्तु ए बी है तो उस स्थिति में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो f2 तथा 2f2 के बीच में बनेगा। यानी f2 यानी दूसरा फोकस और 2f2 के बीच में जो है ab बनेगा, जो कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि वस्तु अगर है ना 2f1 पर है तो उस स्थिति में फोकस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2f2 में बनेगा, जो कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, 2f1 तथा f1 के बीच रहेगा तो इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? तो 2f2 तथा अनंत के बीच बनेगा, यानी 2f2 और अनंत के बीच में जो है ये प्रतिबिंब ab बन रहा है। प्रथम फोकस
F1 पर हो तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्रथम फोकस F1 पर वस्तु रखी हुई है और जब इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो ये अनंत में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रथम फोकस यानी F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए तो इस स्थिति में देखते हैं दोस्तों, प्रथम फोकस यानी F1 तथा प्रकाशिक केंद्र यानी ये जो C है सेंट्रल, इसके बीच में AB रखते हैं तो इस स्थिति में वस्तु की ओर अनंत तथा फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा तथा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। इसी रूप में अवतल लेंस में देख लेते हैं दोस्तों कि वस्तु अगर स्थिति अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच है तो उस स्थिति में F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रिज्म। प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। यह पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रिज्म के रूप में इस तरीके से मिले होते हैं। और प्रिज्म क्या है तो दो त्रिभुजाकार आधार यानी एक ये त्रिभुजाकार और एक ये, दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व, तो ये एक पीछे दो और नीचे वाला तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ से जुड़े होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं और इसके दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रायः श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है तथा 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इन किरणों से प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफेद पर्दों पर एक रंगीन पट्टी बनती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के एक समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है दोस्तों कि प्रिज्म की सहायता से श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया यानी घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इस रूप में डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों कि श्वेत प्रकाश है और जब यह प्रिज्म से टकरा रहा है तो इस स्थिति में इससे 7 रंग की प्रकाश की किरणों का दिखता है, जो कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी है। तो इसे याद करने के लिए VIVGYOR के रूप में याद कर सकते हैं दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर VIVGYOR। तो इस रूप में VIVGYOR के रूप में याद कर सकते हैं दोस्तों। टोटल 7 रंग है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। आगे देखते हैं दोस्तों, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में मुख्य रूप से 7 रंग दिखाई देती है तथा प्रिज्म के आधार की ओर इन रंगों के क्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले नीचे से बैगनी होता है दोस्तों, जिसको वायलेट, फिर क्रमानुसार जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा अंत में लाल होता है। रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी के शब्द VIVGYOR या हिंदी के शब्द बैजनी पीनाला द्वारा याद रखा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है। लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लाल प्रकाश के किरण में क्या होगा, विचलन सबसे कम होगा दोस्तों, और जबकि बैगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। अन्य रंगों की प्रकाश किरणों में विचलन इन दोनों यानी लाल व बैगनी रंगों के बीच ही होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि खतरे के पहचान में लाल रंग का क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि ये विचलन सबसे इसका कम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वस्तुओं के रंग।
समान प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तन अथवा अपवर्तन द्वारा हमारी आंख में भेजती है वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई पड़ती है। किसी वस्तु का रंग दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक है दोस्तों? पहला है वह वस्तु किस रंग के प्रकाश में देखी जा रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोई भी वस्तु रखा है तो वो किस रंग के प्रकाश में देखी जा रही है। दूसरा है वह वस्तु किस रंग का परावर्तन अथवा अपवर्तन करती है तथा किस रंग को अवशोषित कर लेती है। इस दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों कि वस्तु का रंग कैसा होगा, कैसा दिखेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीय तथा पूरक रंग। प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर वे रंग जो किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं तथा उचित अनुपात में मिश्रित करने पर अन्य सभी रंगों का उत्पन्न करते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो प्राथमिक रंग मुख्य रूप से कितने हैं दोस्तों? 3 है। लाल, हरा और नीला रंग प्राथमिक रंगों के श्रेणी में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राथमिक रंग को किसे कहते हैं? तो वैसा रंग जो किसी अन्य मिश्रणों से मिलकर नहीं बना है दोस्तों, वो सिर्फ अपने मिश्रित करने पर जो है विभिन्न विभिन्न रंग मिलते हैं परंतु वह मिश्रित रंग नहीं है। तो वो कौन कौन से रंग हैं प्राथमिक रंग? तो लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। द्वितीय रंग यानी सेकेंडरी कलर क्या दोस्तों? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने रंग द्वितीय रंग कहलाते हैं। जैसे मैजेंडा, पीला, मोरपंखी, नीला, ये जो है तीनों रंग जो है मुख्य रूप से क्या है? द्वितीय रंग के अंतर्गत आते हैं। इसे इस फिगर के रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक त्रिभुज है दोस्तों और इस तरीके से आर बी जी के रूप में दिखाते हैं दोस्तों। वाई एम इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों। लाल, नीला और हरा ये तीन रंग जो है ये प्राथमिक रंग है दोस्तों। जब लाल और नीला मिलता है दोस्तों तो मैजेंडा रंग बनता है, जबकि लाल और हरा मिलता है तो पीला रंग बनता है, जबकि नीला और हरा रंग मिलता है तो मोरपंखी यानी सियान कलर का मिलता है दोस्तों। तो इस रूप में जो है हम लोग देख सकते हैं प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग। आगे देखते हैं दोस्तों, हरा प्लस लाल मिलके कौन सा रंग बनाता है? पीला रंग। नीला तथा लाल मिलकर कौन सा रंग बनाता है दोस्तों? मैजेंडा रंग बनाता है। पूरक रंग यानी सप्लीमेंट्री कलर, जिन रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है वे पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे नीला पीला, हरा मैजेंडा, लाल मोरपंखी नीला। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जो है श्वेत रंग मिल जाता है, इसे ही पूरक रंग कहते। तो दोस्तों इसे लाल मोरपंखी नीला आदि कहते हैं। तो इसे एक डायग्राम के रूप में हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और इसके डायग्राम में आर जी बी, आर से दोस्तों रेड हो गया, जी से ग्रीन और बी से ब्लू, और इस रूप में वाई एम और सी यानी येलो, मैजेंडा और सियान, ये तीन रंग जो अगर रेड और ग्रीन को मिलाया जाए तो उस स्थिति में कौन सा रंग मिलेगा दोस्तों? येलो मिलेगा। जबकि रेड और ब्लू को मिलाया जाए तो उस स्थिति में मैजेंडा कलर मिलता है। जबकि ग्रीन और ब्लू को मिलाया जाए तो उस स्थिति में सियान कलर यानी मोरपंखी नीला मिलता है। तो इस रूप में हम लोग जो है डायग्राम को समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो है आर जी बी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू प्राथमिक रंग है, जबकि वाई एम सी यानी येलो, मैजेंडा और सियान ये तीनों रंग जो है द्वितीय रंग है। और इन तीनों के सम्मेलन से जो है डब्लू यानी श्वेत रंग मिलता है। यानी जब पीला और ब्लू को मिलाया जाए तो श्वेत रंग मिलेगा दोस्तों। जब ग्रीन और मैजेंडा को मिलाया जाए तो भी श्वेत रंग मिलेगा। जबकि रेड और सियान को मिलाया जाए तो भी उस स्थिति में श्वेत रंग मिलेगा। इन दोनों रंगों के मिश्रण से जिससे श्वेत रंग मिलता है उसे ही पूरक रंग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष। वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इसके बनने में अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं भी सम्मिलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि इंद्रधनुष बनने में कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित है? तो अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटना जो है इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित होती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में
बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंद्रधनुष जब भी बनेगा वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अतः सुबह के समय यह पश्चिम में तथा शाम के समय पूर्व में बनता है तथा दोपहर में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस समय जो है इंद्रधनुष कभी भी दिखाई नहीं देगा, तो दोपहर के समय जो है इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। कभी कभी एक साथ दो इंद्रधनुष बनते हैं, एक चमकीला और छोटा जबकि दूसरा पहले के ऊपर थोड़ा धुंधला और बड़ा होता है। चमकीले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष एवं इसमें लाल रंग बाहर होता है। धुंधले और बड़े इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं और इसमें लाल रंग अंदर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है दोस्तों, तो प्राइमरी यानी प्राथमिक इंद्रधनुष में चमकीले रंग के होते हैं दोस्तों, और इसमें जो लाल रंग होता है वो बाहर होता है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में जो है लाल रंग क्या होता है, अंदर की ओर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित हों तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लॉर्ड रेले के अनुसार क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, जबकि है ना बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है। यानी तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो लाल का सबसे अधिक होगा, लेकिन प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन पूछा जाए तो सबसे अधिक जो है बैगनी रंग में होता है। जब प्रकाश किसी विषम मांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव क्या है दोस्तों कि जब कोई भी प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर गुजरेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसके मार्ग में जो भी कण आएगा उस कण की वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकाश के प्रकीर्णन की जो ये घटना होती है उसको टिंडल प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यदि अंतरिक्ष से आकाश को देखा जाए तो वह काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होगा। समुद्र का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसे अधिक दूरी से देखा जा सकता है। इसी कारण खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण। समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें संचरण करते हुए किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में मिलती है अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, उन बिंदुओं पर व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती है अर्थात प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश के व्यतिकरण के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। दैनिक जीवन में व्यतिकरण के उदाहरण निम्नलिखित हैं। सीढ़ी का रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। ये किस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है किसके वजह से, तो प्रकाश के व्यतिकरण के वजह से। जल की सतह पर फैले तेल की परत को रंगीन दिखाई देना, ये भी प्रकाश के व्यतिकरण के वजह से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन।
जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो ये रेखा छिद्र या अवरोध के किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश किरणों की इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का ध्रुवन। सामान्यतः प्रकाश की तरंग में विद्युत वेक्टर में के कंपन तरंग की गति के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सम्मिलित रूप से होते हैं। जब प्रकाश की कोई तरंग टूरमैलिन क्रिस्टल यानी एक विशेष प्रकार की क्रिस्टल पर डाली जाती है तो तरंग के केवल वे कंपन ही बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार निर्गत तरंग में कंपन तरंग गति की दिशा के लंबवत तल में होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसे तरंग की समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। अर्थात किसी तरंग के कंपनों को तरंग संचरण के लंबवत तल में किसी विशिष्ट दिशा में सीमित रखने की परिघटना को ध्रुवन कहते हैं। यह केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। पोलराइड का उपयोग रात में सामने से आने वाली वाहन को तेज रोशनी से उत्पन्न चकाचौंध से बचने हेतु किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म कणों को देखने के लिए पोलराइड लगे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से त्रिविमीय चित्र को देखा जा सकता है। पोलराइड का उपयोग धूप के चश्मों में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव नेत्र। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई एक अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। मानव नेत्र की संरचना में एक उत्तल लेंस होता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं दोस्तों, जो कि पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करती है, तो परितारिका जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुतली क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित पुतली करती है, जबकि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है यानी आइरिस करता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। मानव नेत्र का समंजन क्षमता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परावर्तित करने की क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एक्यूमेंडेशन कहते हैं। जब मांसपेशियां शिथिल होती है तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी निश्चित होती है तथा अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस होते हैं। जब वस्तु को नेत्र के निकट लाया जाता है तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मांसपेशियां यानी नेत्र लेंस पर दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को इस प्रकार समायोजित करती है कि लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव नेत्र की समंजन क्षमता का निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बताया जा सकता है।
पहला देखते हैं दोस्तों, नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थिर वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है दूर बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान अत्यंत अनंत होता है। नेत्र का निकट बिंदु देखते हैं दोस्तों, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से इस बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी कम से कम कितनी करीब रहेगा कोई भी वस्तु जो आंख से देख सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी पर ही रखी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। निकट बिंदु द्वारा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, दृष्टि के लिए दो नेत्र की आवश्यकता। एक नेत्र की अपेक्षा दो नेत्र होने से हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। अतः दो आँख होने से दृष्टि का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि दो आँखें खुली होने से हम अपने सामने का काफ़ी बड़ा क्षेत्र देख सकते हैं। मानव प्राणियों में दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होता है, इसलिए इनकी दृष्टि का लगभग 180 डिग्री तक सीमित होता है। परंतु शिकार करने वाले जंतुओं के दोनों नेत्र प्रायः सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। दृष्टि क्षेत्र सीमित होने के बावजूद मानव प्राणियों को त्रिविम में चक्षुकु का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद करने पर उन्हें संसार चपटा केवल द्विविमीय दिखाई देता है, परंतु दोनों नेत्र देखने पर संसार की वस्तुओं की तीनों विमाएं दिखाई देती है। दूसरी ओर मानव प्राणी कि दोनों आंखें एक दूसरे से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। मानव मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है, जिससे मनुष्य को ज्ञात होता है कि कोई वस्तु उसके कितनी दूरी या निकट होती है। अर्थात दोनों आँख होने से मनुष्य में अत्यधिक ठीक ठाक दूरियां आंकने का क्षमता आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मनुष्य में दो आंख क्यों है, तो दो आंख का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है उसको आंकने के लिए दो आंखों का होना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। मानव नेत्र से उत्पन्न दृष्टि दोष। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी निकट दृष्टि में क्या होता है दोस्तों कि निकट की वस्तु दिख जाती है साफ साफ, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस दोष के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, यानी निकट दृष्टि किस वजह से होता है दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाता है। नेत्र गोलक अगर लंबा हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है दोस्तों। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु समानता 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इसी दोष के कारण पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित होती है। और इस दोष के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है दोस्तों।
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता को अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जाता है। यानी इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों ठीक करने के लिए, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जरा दूरदृष्टिता। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार का दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को वस्तुओं की सुस्पष्ट देखने के लिए प्रायः दुफोक्सी लेंस यानी बायफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। आजकल स्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शैल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। यानी ऑपरेशन द्वारा भी जो है दृष्टि दोष का निवारण किया जा रहा है। दोस्तों, विभिन्न जंतुओं के नेत्र के गुण। जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ों के चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्रों यानी छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकती है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में एक बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शालकाएं होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन की पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शालकाएं कम होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, चाक्षुष विकृति। चाक्षुषी यानी दृष्टि संबंधी और क्षमता से पीड़ित व्यक्तियों को वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि यानी लिमिटेड विजन होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए साधन निम्नलिखित हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली वस्तुएं तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर तथा सम्मिलित जैसी इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध है जिससे अनेक संगणना कार्य किए जा सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विपर्यास यानी कंट्रास्ट तथा प्रदीप्त के साथ आवर्धित करता है। आजकल श्रवण सीडी यानी सीडी तथा कंप्यूटर के साथ वाक्यंत्र भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक है। प्रकाशिक साधनों में दुफोक्सी लेंस, स्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीनों साधन सम्मिलित है, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुषी सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीनों साधन चौक बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों के लिए उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रेल पद्धति। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति लुई ब्रेल ने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति के लिए एक पद्धति विकसित की जिसे ब्रेल पद्धति यानी ब्रेल सिस्टम कहते हैं। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदु युक्त पैटर्न अथवा छाप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि ब्रेल पद्धति में कितने बिंदु से इंडिकेट किया गया है, तो 63 बिंदु कित पैटर्न है।
प्रत्येक छाप एक अक्षर अथवा अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। बिंदुओं के ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के दो कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाशिक यंत्र। दर्पणों, लेंसों तथा प्रिज्मों के परावर्ती तथा अपवर्ती गुणों का उपयोग करके अनेक प्रकाशिक यंत्र डिजाइन किए गए हैं। वे यंत्र जिनकी सहायता से दूरस्थ या सीमापस्थ अति सूक्ष्म वस्तु को आवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम अत्यंत सूक्ष्म कणों को देखते हैं। इस सूक्ष्मदर्शी से छोटी फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस होता है। जब किसी वस्तु को इस लेंस के सामने इसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखते हैं तो वस्तु का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका उपयोग स्केल के बने छोटे छोटे खानों के बीच के दूरी पढ़ने, फिंगरप्रिंट की जांच करने तथा सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के काम भी आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। इनमें एक को अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव व दूसरे को नेत्रिका यानी आई पीस कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस के द्वारक छोटा होने पर वस्तु से आने वाले प्रकाश छोटे द्वारक में फैलता है और वस्तु अधिक चमकीली दिखाई पड़ती है। जिस नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रयोगशालाओं में होता है। इसके द्वारा खून, बलगम आदि की भी जांच की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शी। दूरदर्शी अथवा दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तुओं को कोणीय आवर्धन प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूरदर्शी वस्तुओं को आभासी रूप से नेत्र के निकट लाकर इसके द्वारा नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण को बढ़ा देता है। खगोलीय पिंड, ग्रह आदि को देखने हेतु दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शक में अभिदृश्यक लेंस अधिक फोकस दूरी तथा अभिनेत्र लेंस कम फोकस दूरी का होता है। परावर्तित दूरदर्शी देखते हैं दोस्तों। परावर्ती दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसके लिए इसमें अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुरूपदर्शी। इसमें समान लंबाई तथा समान चौड़ाई के 3 आयताकार समतल को दर्पण लगे होते हैं तथा दोनों दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण होता है। तीनों दर्पणों के परावर्तक तल बाहर की ओर होते हैं और दर्पणों द्वारा घिरे स्थान में रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रहते हैं। ये तीनों दर्पण एक मोटी नली के अंदर लगे रहते हैं। नली के एक सिरे पर शीशे का गोलाकार टुकड़ा और दूसरे सिरे पर घिसे हुए कांच का टुकड़ा लगा रहता है। जब पारदर्शक शीशे वाले सिरे से नली में देखता है तो नली को घुमाने में नई नई रंगीन आकृतियां दिखाई देती है। ये आकृतियां रंगीन कांच की प्रतिबिंब होती है जो समतल दर्पण से बार बार परावर्तित होने के कारण बनते हैं। नली के घुमाने से रंगीन कांच के टुकड़ों की स्थिति भी बदल जाती है और इसलिए आकृतियों के रंग बदल जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।